नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसे यूआईटी भी कहते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल या ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट बॉडीज होती है या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, जिन्हें बनाने के पीछे कई उद्देश्यों में से एक मुख्य ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि वो किसी भी अर्बन एरिया का एक प्लान्ड वे में विस्तार कर सके, एक्सपेंशन कर सके। देश के अलग अलग हिस्सों में ये अथॉरिटीज एस्टेब्लिश की गई है और इनके संबंध में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। हम मुख्य रूप से बात करेंगे राजस्थान में जो यूआईटी का गठन किया गया है, और यूआईटी द्वारा जब किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी को बनाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है या ऐसी कोई स्कीम बनाई जाती है जो डेवलपमेंट की है, तो इस स्कीम को बनाते समय यूआईटी को किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से नियम है। एंड प्लीज सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1959 में राजस्थान सरकार ने अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए और उनके विस्तार को प्लान तरीके से करने के लिए राजस्थान अर्बन इंप्रूवमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया था। इस एक्ट में यह प्रोविजन किया गया था कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बना सकती है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उस शहरी क्षेत्र का प्लान्ड तरीके से विस्तार करना होता है, उसे विकसित करना होता है। इसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कहा जाता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यूआईटी भी कहते हैं। अर्बन एरिया के लिए ऐसी स्कीम बनाने का डिसीजन यूआईटी खुद ले सकती है, या अगर राज्य सरकार द्वारा यूआईटी को निर्देश दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यूआईटी ऐसी स्कीम बना सकती है। इसके अलावा अगर म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल काउंसिल यूआईटी को यह अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन देता है कि शहर के डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम बनाई जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यूआईटी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान रखते हुए ऐसी स्कीम बना सकती है। यूआईटी द्वारा स्कीम बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, इसे हम वन बाय वन देखते हैं। ये सभी कंडीशंस एक्ट के सेक्शन 30 से 36 में दी गई है। जिस एरिया के लिए स्कीम बनाई जा रही है उस एरिया की नेचर या कंडीशन को देखा जाएगा, और इसके साथ साथ भी इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा कि वो एरिया जिसके लिए स्कीम बनाई जा रही है उसके पड़ोसी एरिया जो नेबरिंग एरिया हैं उनकी क्या कंडीशन है। इसके साथ ही ये भी देखा जाना जरूरी है कि क्या उस योजना का विस्तार आसपास हो सकता है, उसके विस्तार की क्या संभावनाएं हैं। इसके अलावा तीसरी चीज, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्या ये स्कीम शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू की जा सकती है। कोई भी स्कीम बनाते समय इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखा जाना मैंडेटरी है। अगर यूआईटी द्वारा कोई स्कीम बनाते समय इन 3 पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, ऐसी स्कीम इलीगल होती है, इनवैलिड होती है। यूआईटी के द्वारा जब कोई स्कीम बनाई जाती है तो इस स्कीम को बनाते समय मास्टर प्लान का क्या योगदान होता है, ये एक्ट के सेक्शन 31 में बताया गया है। यूआईटी जिस एरिया के लिए स्कीम बना रही है, अगर उस एरिया के लिए मास्टर प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान अप्रूव्ड है और ऑपरेशनल है, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। मास्टर प्लान बना हुआ होना चाहिए, मास्टर प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए और मास्टर प्लान ऑपरेशनल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यूआईटी सिर्फ ऐसी स्कीम बना सकती है जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो। यूआईटी अपनी स्कीम के द्वारा मास्टर प्लान के जोन्स में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मास्टर प्लान में किसी एरिया को एग्रीकल्चरल के रूप में दिखा रखा है, मास्टर प्लान में यह बताया गया है कि यहां पर खेती होगी, ऐसी स्थिति में यूआईटी उस एरिया के लिए इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल स्कीम नहीं बना सकती है, वहां पे ऐसी कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी एस्टेब्लिश नहीं कर सकती है। राजस्थान अर्बन इंप्रूवमेंट एक्ट के सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग जब भी यूआईटी द्वारा कोई स्कीम फ्रेम की जाती है तो ऐसी स्थिति में यूआईटी उस स्कीम के संबंध में एक नोटिस प्रिपेयर करती है। उस नोटिस में उस स्कीम की पूरी डिटेल होती है, उस स्कीम की बाउंड्रीज होती है, उस स्कीम का मैप होता है। उसके बाद यूआईटी द्वारा उस नोटिस को पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के साथ ही सभी लोगों से उस स्कीम के बारे में ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं या सुझाव इनवाइट किए जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शंस और सुझाव मिलने के बाद, या अगर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो उसे मिलने के बाद उन सभी व्यक्तियों को सुनवाई का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और इस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी को देने के बाद यूआईटी उन सभी ऑब्जेक्शंस या सुझाव पर विचार करती है और ऐसे ऑब्जेक्शन को रद्द कर सकती है, या उसे लगता है कि ये स्कीम गलत है तो ऐसी स्थिति में यूआईटी उस स्कीम को भी रद्द कर सकती है या उस स्कीम को अमेंड कर सकती है। अगर यूआईटी सभी पक्षों को सुनने के बाद ये डिसाइड करती है कि इस स्कीम को रद्द किया जाना चाहिए तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यूआईटी ये निर्णय लेती है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है तो ऐसी स्थिति में यूआईटी
ये प्रस्ताव बनाकर स्टेट गवर्नमेंट के पास सैंक्शन के लिए भेजती है और इस स्कीम के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। यूआईटी द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो स्कीम भेजी जाती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उस स्कीम को एक्सेप्ट कर लेती है तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस संबंध में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है और उसके बाद यूआईटी उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देती है। यूआईटी ने जो स्कीम बनाई है, अगर उस स्कीम के लिए यूआईटी को लैंड की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान अर्बन इंप्रूवमेंट एक्ट के सेक्शन 29 में यूआईटी लैंड को एक्वायर भी कर सकती है। यूआईटी की स्कीम के इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।